तो प्रोजेक्टाइल मोशन इस पर्टिकुलर चैप्टर से हम अपने डिस्कशन को आगे बढ़ा रहे थे और जो पिछला लेक्चर हमने कंडक्ट किया था, लास्ट लेक्चर, उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की एक इंट्रोडक्टरी आइडिया और ट्रैजेक्टरी, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, इस पर हमने कुछ डिस्कशन किया। हमें ये पता चला कि इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी जो कि उसके जनरल फॉर्म में ऐसी लिखी जाती है, y इज इक्वल टू ax माइनस bx square, where a is equal to tan of theta and b is equal to g divided by 2u square cos square theta. So इस इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को जब हम मैथमेटिकल कंडीशन से या मैथमेटिकल फॉर्म से चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। सो वी रीच टू अ कंक्लूजन कि प्रोजेक्टाइल मोशन जो है वो पैराबोलिक है। जिस तरीके से प्रोजेक्टाइल अपनी ट्रैजेक्टरी में मूव करता है वो पैराबोलिक है। एक हल्का फुल्का इसका ड्राइंग रिप्रेजेंटेशन अगर हम करना चाहें तो हम ऐसे कहेंगे कि ये ग्राउंड लेवल है। प्लीज माइक ऑफ रखें, अर्शिया माइक ऑफ रखें प्लीज। सो आई वाज ऑन अ पॉइंट कि ये ग्राउंड रेफरेंस मानते हैं और अगर हम ये कहते हैं कि यहाँ से प्रोजेक्टाइल हमने फायर कर दिया विथ सर्टेन एंगल, तो वी मे सी के प्रोजेक्टाइल विल ट्रेस और फॉलो दिस काइंड ऑफ पाथ। सो ये उसकी ट्रैजेक्टरी हो जाती है। इनिशियल लेवल पर जिस वेलोसिटी से हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया उसे हम कहते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। जितने एंगल पर हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन एंड सो ऑन। ये सारा डिस्कशन अपना हो चुका है। अब आज की जो अपनी क्लास होगी इसमें हम दो अलग अलग पॉइंट्स पर डिस्कशन करेंगे। पहला टाइम ऑफ फ्लाइट और दूसरा हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब कि प्रोजेक्टाइल अपनी इनिशियल और फाइनल पोजीशन में कितनी दूर जाके गिरता है। इन दो टॉपिक्स पर आज हम बात करेंगे और इसके साथ साथ इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी को एक और नए फॉर्म में लिखने की और समझने की कोशिश करेंगे और पॉसिबल हुआ तो कुछ अच्छे क्वेश्चंस भी इसको कनेक्ट करते हुए देखेंगे। आइए अब सबसे पहले तो इसे थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं, इस बात को थोड़ा सा जनरलाइज करते हैं। हम ये जानते हैं कि जब हम प्रोजेक्टाइल को फायर करेंगे तो हम इसकी वेलोसिटी के दो अलग अलग कंपोनेंट्स बनाते हैं, ठीक है, लाइक दिस। ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है इसे हम कहते हैं u cos ऑफ थीटा और ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये रिजॉल्व हो जाता है और इसे हम लिखते हैं u sin ऑफ थीटा। आमतौर पर इस कंपोनेंट को इन मेनी ऑफ द रिप्रेजेंटेशन वी विल बी यूजिंग एज ux कंपोनेंट और इस कंपोनेंट को इन मेनी ऑफ द रिप्रेजेंटेशंस वी विल बी यूजिंग एज vy component, sorry, uy component. Getting it? So let's have a discussion on time of flight. टाइम ऑफ फ्लाइट पर अपना डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग से रिजल्ट हमें देखने मिलेंगे, ध्यान से सुने। पहले तो ये रिकॉल कर लें कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। तो वी नो वेरी वेल टाइम ऑफ फ्लाइट इज नथिंग बट द टाइम ऑफ टोटल फ्लाइट ऑफ द प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल की पूरी जर्नी, उसकी पूरी फ्लाइट के लिए जितना भी टाइम लगता है उस टाइम को हम कॉल करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यानी कि राइट फ्रॉम बिगिनिंग व्हेन वी थ्रो इट टू द पॉइंट ऑफ लैंडिंग, जितनी भी देर तक प्रोजेक्टाइल उड़ता रहा, चलता रहा, मूव करता रहा, आगे जाता रहा, ऊपर जाता, नीचे आता रहा, जो भी उसके साथ होता रहा, जितनी भी देर तक ये हवा में रहेगा उस पूरे टाइम को हम कॉल करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। अब हमें इसके लिए एक सुटेबल इक्वेशन बनानी है, because this is one of the very essential data, essential condition
required for the thorough understanding of the projectile. हमें पता तो होना चाहिए ना कि भाई ये प्रोजेक्टाइल कितनी देर हवा में रहने वाला है। हमने फेंका, ठीक है, थ्रो किया, उसको प्रोजेक्ट किया, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कितनी देर तक ये हवा में रहेगा? Now to start deriving this particular equation, हम इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी काइनेमेटिकल इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल आसान सी, इजी एकदम, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर इक्वेशन आई एम यूजिंग एज S is equal to ut plus half a t square। बट इस इक्वेशन को हम वर्टिकल मोशन के लिए इस्तेमाल करेंगे, और हम जानते हैं बहुत अच्छे से, इस बात को हमने कल डिस्कस किया था कि हॉरिजॉन्टल लेवल पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लेवल पर कभी भी कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन हम यूज करते ही नहीं है। तो जब कभी भी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो हम इसे वाई एक्सिस के लिए ही अप्लाई करेंगे। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये पूरा वाई एक्सिस के रेफरेंस में गिना जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी भी वाई एक्सिस की ली जाएगी और इनिशियल एक्सेलरेशन भी वाई एक्सिस का लिया जाएगा। ओके, बात आ रही है बच्चों समझ में? यस सर। ओके, यस सर। नाउ रेफरिंग टू वाई एक्सिस, देखिए मैं इसे थोड़ा सा इस हिसाब से आपको समझा दूं कि ये अपना वाई एक्सिस है, ठीक है, यहाँ पे वाई एक्सिस की बात चल रही है और ये जो है ये एक्स एक्सिस है। नाउ रेफरिंग टू वाई एक्सिस, हम जीरो से प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट मान लिया जाता है तो हम जीरो से प्रोजेक्टाइल को फायर कर रहे हैं। वाई एक्सिस में हमारी जो लोकेशन है जब हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया था तो कहां क्या थी वो? जीरो, ओरिजिन। ये प्रोजेक्टाइल फायर होता गया, ऊपर गया 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 गया, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचा, ग्रेविटी के इफेक्ट की वजह से फिर नीचे गिरता गया और फाइनली ग्राउंड पे आ गया। तो बहुत केयरफुली बताइए कि वर्टिकल लेवल पर इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? वर्टिकल लेवल पर प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है? क्वेश्चन समझिए, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। वर्टिकल लेवल पर प्रोजेक्टाइल का डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? चलिए, गलत बात। चलिए, जब हमने प्रोजेक्टाइल को थ्रो किया तब प्रोजेक्टाइल जमीन पर था, हाँ या ना? यस यस। जब वो गिरा तो फिर कहां गिरा? जमीन। तो वर्टिकली कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ? जीरो। जीरो, बिल्कुल। ये समझिए, टू डायमेंशनल रेफरेंस को जरा दिमाग में अच्छे से बिठाइए, ठीक है। आगे जरूर गया है, लेकिन हाइट के मुकाबले में जब हम उसको चेक करते हैं, वाई एक्सिस के लिए चेक करते हैं, तो पहले भी जमीन पर था, बाद में जब गिरा तब भी जमीन पर ही है। इसका मतलब वर्टिकल लेवल पर फाइनली वो जमीन पर ही है। हाँ, ये बात और है कि आगे है, ऊपर नहीं है। आगे और ऊपर दोनों बातों में फर्क है, ठीक है। तो वर्टिकल लेवल पर उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बच्चों? जीरो। वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? जीरो। यू साइन थीटा। वर्टिकल वेलोसिटी जो इनिशियली इसके पास मौजूद है, ये इनिशियल पोजीशन है इसकी, तो वर्टिकल वेलोसिटी जो इनिशियली इसके पास मौजूद है वो है यू साइन थीटा, शुरुआत में, ठीक है। टोटल कितनी देर वो हवा में फ्लाई करता रहा, तो मैंने लिखा कैपिटल टी माइनस, आप समझ गए होंगे माइनस क्यों आया, हाफ जी एंड देन अगेन टी स्क्वायर। गेटिंग द पॉइंट? क्यों आया माइनस? क्योंकि यहां पर वर्टिकली जो एक्सेलरेशन एक्ट कर रहा है वो एक्सेलरेशन है एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करेक्ट है बात? यस सर। टू डायमेंशन को अच्छे से दिमाग में बिठाइए। एक बार आपको इसकी आदत लग गई कि दोनों डायमेंशन को अलग करके देखना है, तो फिर आप फौरन उस पॉइंट पर और उस मुद्दे पर फौरन पहुंच जाएंगे जहां आपको होना है। फौरन क्लिक हो जाएगा आपको कि मैं क्या लिख रहा हूं और कहां हमें किस तरीके से कंसीडर करना है। एनी हाउ, ये जो मैंने इक्वेशन को अब मॉडिफाई किया, ये आप सबको क्लियर हो गया? यस यस सर। ठीक है, रीअरेंज दिस इक्वेशन, यू विल बी गेटिंग u sin theta
टी माइनस इज इक्वल टू माइनस, माइक ऑफ रखें प्लीज, माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। दोनों साइड से माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है, इधर से माइनस कैंसिल हो गया, इधर से भी माइनस कैंसिल हो गया, ये टी का टर्म और ये टी की एक पावर भी कैंसिल हो गई। इफ वी रीअरेंज दिस पर्टिकुलर इक्वेशन, अगर हम इसे रीअरेंज करते हैं तो हम लिख पाएंगे कैपिटल टी यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u साइन थीटा डिवाइडेड बाय g। दैट्स इट, ये आपका आंसर तैयार हो गया, ठीक है। मैं हमेशा इसे इस तरीके से लिखना प्रेफर करता हूं, t इज इक्वल टू 2 uy डिवाइडेड बाय g, ठीक है, मैं ऐसे लिखना ऐसे प्रेफर करता हूं। u साइन थीटा वाइन थीटा के चक्कर में नहीं जाते हैं, सीधे सीधे वी नो वेरी वेल के u साइन थीटा जो है ना, ये uy कंपोनेंट है, इनिशियल वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है। तो याद रखिए टाइम ऑफ फ्लाइट सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट से तय होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का कोई लेना देना नहीं है इसमें। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी कि u cos थीटा हमारे फॉर्मूले में कहीं आया ही नहीं है, ठीक हो गया। सो कोई भी प्रोजेक्टाइल कितनी देर फ्लाई करेगा, ये पूरी तरीके से इस बात पे तय होगा कि उस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट कितना है। जिस प्रोजेक्टाइल का वर्टिकल कंपोनेंट जितना ज्यादा रहेगा वो उतनी देर फ्लाई करेगा, ठीक है बात। अब इसका अगर मैं एक छोटा सा क्वेश्चन बना के आपके सामने रखूं कि ये ग्राउंड लेवल है, यहां से एक प्रोजेक्टाइल फायर किया ऐसे, इसकी वेलोसिटी आपको बता दी गई है 50 मीटर पर सेकेंड और एंगल आपको गिवन है 37 डिग्री, और इसी तरीके से एक दूसरा प्रोजेक्टाइल है, ये ऐसे फायर किया गया है लाइक दिस, इसका एंगल आपको बताया गया 53 डिग्री और इसकी वेलोसिटी भी मैंने यहां पे बताई 50 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों केसेस में हमें टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तो सोचिए कि इसकी वेलोसिटीज को अगर हम रिजॉल्व करते हैं तो एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा। जो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल होगा वो हो जाएगा 50 cos 37, cos 37 will take a value of 3 by 5, 3 by 5, with that 3 by 5 value, mic off रखें please, this instruction is to be given and again, Hiroli, otherwise I just have to remove you people, रिमूव करना पड़ेगा मुझे, मैं अपना वक्त इस तरीके से खराब नहीं कर सकता। So this goes 50 cos 37, 50 cos 37, cos 37 will go for 3 by 5, सॉरी 4 by 5, 4 by 5 के अकॉर्डिंगली ये वैल्यू हो जाएगी 40 मीटर पर सेकेंड। यहां पर अगर हम इसका साइन कंपोनेंट निकालते हैं, so that will be 50 sin 37, sin 37 will take a value of 3 by 5, 3 by 5 के हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 30 मीटर पर सेकेंड। आप सोचें अगर मैं इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना चाहता हूं तो कितना आसान है, 2 30 10 6 सेकेंड, कितना आसान है देखें, इन जस्ट अ मोमेंट वी कैन कैलकुलेट इट। अब आप बोलेंगे सर ये कैसे आया, तो देखो ये रहा फॉर्मूला 2, ये 2, आपको कौन से कंपोनेंट को यूज करना है, वर्टिकल कंपोनेंट, आपको वर्टिकल कंपोनेंट को यूज करना है, आप हॉरिजॉन्टल की तरफ ध्यान ही ना दें, इनफैक्ट रिजॉल्व नहीं भी करेंगे तो चलेगा, ये तो मैंने सिर्फ मालूमात के लिए आपको बताया। और ये g का वैल्यू आप 10 यूज करें उसके स्टैंडर्ड वैल्यू के हिसाब से, 9.8 है बट यूजुअली वी डू द कैलकुलेशंस बाय यूजिंग अ वैल्यू ऑफ 10, 0 0 काट दे, 3 into 2 6 सेकंड हो गया, टाइम ऑफ फ्लाइट खत्म। अब सोचें इसका टाइम ऑफ फ्लाइट मुझे निकालना है तो मैं सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट को रिजॉल्व करता हूं, वर्टिकल कंपोनेंट इसका हो जाएगा 50 sin 53, sin 53 विल टेक अ वैल्यू ऑफ 4 by 5, 4 by 5 के हिसाब से ये क्या हो गया 40 मीटर पर सेकंड। अब मैंने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला, आंसर आ गया 2 40 10, कितना आंसर 8 सेकंड, खत्म। Within a moment we can get that answer. Although you must remember the correct formula, आपको इसका करेक्ट फॉर्मूला याद रखना चाहिए। तो ये है कुछ बेसिक आइडिया अबाउट द टाइम ऑफ फ्लाइट।
बट इसमें मैं एक और चीज आपको समझाना चाहता हूं, और वो ये है कि इस टाइम ऑफ फ्लाइट को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करके देखें, इन टू डिफरेंट पार्ट्स, बिकॉज एन इंपॉर्टेंट इवेंट इज हैपनिंग इन बिटवीन। रास्ते में एक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट यहाँ पे होने वाला है, और वो इवेंट क्या है कि जब ऑब्जेक्ट ऐसे फ्लाई करते जाएगा तो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम ऐसा भी आएगा जब ऑब्जेक्ट अपनी मैक्सिमम हाइट पे होगा, मैक्सिमम ग्राउंड से बहुत ज्यादा ऊपर होगा वो, ठीक है, ये वाली पोजीशन उसकी, जब ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पर है। हम कह सकते हैं कि जितना भी सबसे ज्यादा ड्यूरिंग इट्स जर्नी सबसे ज्यादा ऊपर हो सकता है उसे हम एच मैक्स कहते हैं। तो क्यों ना इस पूरे टाइम को दो डिफरेंट पार्ट्स में समझा जाए कि भाई मैक्सिमम ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है, और फिर बाद में जहां हम मैक्सिमम ऊपर पहुंचे तो वहां से नीचे आने के लिए कितना टाइम लग रहा है। सो वी जस्ट से दैट कि इट इज टू बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, टाइम ऑफ ascent and time of descent. तो लेट्स ट्राई टू कैलकुलेट टाइम ऑफ ascent कितना है, ऊपर जाने के लिए कितना टाइम लग रहा है। बहुत ध्यान से सुनना है इसको। इसके लिए भी बच्चों मैं एक बड़ी सिंपल सी काइनेमेटिकल इक्वेशन यूज करूंगा, v इज इक्वल टू u प्लस a t। बट मैं फिर ये बात दोहरा दूं, यहां पे मैं बार बार ये रिपीट कर रहा हूं कि जब कभी भी हम काइनेमेटिकल इक्वेशन लगाएंगे, दैट पर्टिकुलर काइनेमेटिकल इक्वेशन मस्ट बी अप्लाइड टू ओनली अ वर्टिकल रेफरेंस ऑफ द मोशन। हॉरिजॉन्टल रेफरेंस में कोई एक्सेलरेशन नहीं है, इसलिए हॉरिजॉन्टल लेवल के किसी भी कैलकुलेशन में हम काइनेमेटिकल इक्वेशन नहीं अप्लाई करते। तो ये इक्वेशन भी जब मैंने लिखी है तो ये भी मुझे वर्टिकल रेफरेंस में लिखना है, यानी कि ये अलोंग वाई एक्सिस लिखना है, ठीक है। अब बच्चों आप सोचो कि हम जब शुरू करते हैं यहां से और मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते हैं, यानी कि यहां, लेट्स से हियर एट दिस पॉइंट, मैक्सिमम हाइट यहां पे, तो जब हम शुरू करते हैं तो हमारी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? 0. अगर हमारी इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो हम कभी मूव ही नहीं करेंगे। U sin theta. U sin theta. ये 0 आंसर बार बार आ रहा है, पता नहीं क्यों, मतलब दिमाग में मैंने कुछ गलत भर दिया आप लोगों के, या क्या आप लोगों ने कुछ गलत ले लिया। 2 बार ऐसा हुआ कि आपने इनिशियल वेलोसिटी को 0 बोला। किस चीज को देखकर 0 बोल रहे हैं आप? यस, अगर किसी चीज की इनिशियल वेलोसिटी 0 है और उसके पास कोई दूसरी चीज नहीं है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है, कुछ नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो वही पड़ा रहेगा, मूव नहीं करेगा। यहाँ तो हमने फेंका ना इसको, हमने इसको थ्रो किया, तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो ही नहीं सकती। यस, कमिंग बैक टू द ट्रैक, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? आंसर सही दिया किसी ने, U sin थीटा, वर्टिकल लेवल पर। अब जब ये फाइनली यहां पहुंचा इस जगह पर, सिर्फ इस जगह पर, आगे की बात नहीं कर रहा हूं मैं, इस जगह पर इसकी फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी क्या है? 0. 0। अब 0 है तो देखें फाइनल वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि ये vy, इसे हम क्लेम करेंगे 0, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी यानी कि uy यानी कि ये u sin थीटा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल का सवाल ही नहीं पैदा होता है, हम काइनेमेटिकल इक्वेशन में हॉरिजॉन्टल लेते ही नहीं है। गेटिंग द पॉइंट? सो दिस विल टर्न आउट टू बी u sin थीटा। कैन एनीवन कंटिन्यू विद दिस इक्वेशन? आगे क्या लिखना चाहिए मुझे? -10 माइनस g इंटू टी ए। ए मैंने स्पेसिफिकली खास इस बात को हाईलाइट करते हुए लगाया है कि ये वो टाइम है जिसमें हम एसेंट करते हैं, यानी कि ऊपर जाते हैं, एसेंट करना, ऊपर जाना। और यहां पर हम इक्वेशन बना रहे हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमने वैल्यू को 10 नहीं लिखा, बल्कि हमने लिखा g। ओके, हर छोटी बात को मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। सो माइनस u sin थीटा इज इक्वल टू माइनस g टाइम ऑफ एसेंट। तो आप इसे सॉल्व करें तो आपको टाइम ऑफ एसेंट का आंसर मिल जाएगा u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। Got the point clear? Which can now also be written as time of ascent is equal to uy divided by g, because u sin theta is nothing but uy। ऐसे याद रखो, ज्यादा आसान हो जाएगा, मतलब y कंपोनेंट। ओके,
नाउ कंपेयर दीज टू फॉर्मूलाज। टोटल टाइम जो लगा ना हमको, वो क्या लगा, 2u sin थीटा बाई जी, और सिर्फ ऊपर जाने का टाइम लगा u sin थीटा बाई जी। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट में 2 ये नंबर एक्स्ट्रा है और यह 2 नहीं है? Yes. सोचो इस एग्जाम्पल के लिए अगर मैं टाइम ऑफ फ्लाइट न कैलकुलेट करते हुए टाइम ऑफ एसेंट कैलकुलेट करता तो ये 2 नहीं लिखता। तो आंसर ऐसा आता 30 डिवाइडेड बाय 10 यानी कि 3 सेकेंड्स। अब कंपैरिजन करो, टोटल फ्लाइट 6 सेकेंड्स और सिर्फ ऊपर जाने के लिए टाइम 3 3 सेकेंड्स। यहां टोटल टाइम 8 सेकेंड, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा? 4 seconds. 4 सेकेंड्स होगा। इसका सीधा सा मतलब यह है कि टाइम ऑफ एसेंट हमेशा टोटल फ्लाइट टाइम का आधा होगा, हाफ होगा। करेक्ट है? Yes. Yes. अब बच्चों इसमें एक और अगली चीज आती है, टाइम ऑफ डिसेंट। नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा? नीचे आने के लिए कितना टाइम लगा? अगर हम इसे लॉजिकली समझने की कोशिश करें, लॉजिकली 6 सेकंड पूरा फ्लाइट टाइम है, उसमें का 3 सेकंड सिर्फ ऊपर जाने के लिए लग रहा है, तो नीचे आने के लिए कितना लगेगा? 3 सेकंड। 8 सेकंड पूरा फ्लाइट का टाइम है, इसमें से 4 सेकंड ये टाइम हमको लग रहा है ऊपर जाने के लिए, मैक्सिमम हाइट पर पहुंचने के लिए, तो वहां से नीचे आने के लिए कितना टाइम लगेगा? 4 4 seconds. seconds. इसका सीधा मतलब यह है कि जितना टाइम ऑफ एसेंट है उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट है। Descent. ठीक है? जितना टाइम ऑफ एसेंट है एग्जैक्टली उतना ही टाइम ऑफ डिसेंट है। हम इसे मैथमेटिकली प्रूफ कर सकते हैं। कैसे? बहुत ध्यान से देखिए। हमने इस पूरी जर्नी को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, मूविंग अप एंड कमिंग डाउन। व्हाट इज द टाइम टेकन टू मूव अप? TA। एंड व्हाट इज द टाइम टेकन टू कम डाउन? TD। सोचो कि अगर हम TA यानी कि टाइम ऑफ एसेंट प्लस TD यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट कर दें तो क्या हमको टोटल टाइम मिल जाएगा? Yes. Yes, sir. ठीक है? Yes. ओके। अगर आपके सराउंडिंग में वॉइस है, सराउंड वॉइस ज्यादा है, तो अपने माइक ऑन न करें। आंसर देने के लिए भी माइक ऑन न करें प्लीज। अगर आपके सराउंडिंग में वॉइस नॉइज डिस्टर्बेंस ज्यादा है तो। सो TA प्लस TD इज इक्वल टू कैपिटल T। ये बिल्कुल सीधी सीधी इक्वेशन है। वट एवर टाइम इट टेक्स टू मूव अप प्लस वट एवर द टाइम इट टेक्स टू कम डाउन, दोनों को जोड़ दें तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा हमको। अब हमने एक इक्वेशन बनाई है टाइम ऑफ एसेंट के लिए। क्या इक्वेशन बनाई हमने? तो हमने इक्वेशन बनाई u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी प्लस टाइम ऑफ डिसेंट हमको फाइंड आउट करना है, और टोटल टाइम की इक्वेशन हमने बनाई 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। सो सिर्फ मैथमेटिकल रीअरेंजमेंट है। टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी माइनस u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। अब जस्ट सोचे बच्चों, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी में से एक u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी हमने माइनस कर दिया, 2 में से 1 को माइनस कर दिया, तो क्या बचेगा? U sin theta divided by G. u sin थीटा डिवाइडेड बाई जी। हो गया टाइम ऑफ डिसेंट। हम इस टाइम ऑफ डिसेंट को भी वैसे ही लिख सकते हैं जैसे अभी अभी हमने टाइम ऑफ एसेंट को लिखा था, u y डिवाइडेड बाई जी। इसे भी ऐसे लिख सकता हूं। गेटिंग इट राइट? अब ये इक्वेशंस कंपेयर करते ही हमको फौरन समझ में आ जाता है कि दे आर एग्जैक्टली सेम टाइम। वैसे हमने अभी लॉजिकली बोला ही था कि फ्लाइट टाइम अगर 6 सेकंड है तो एसेंट का टाइम 3 सेकंड हो जाएगा, डिसेंट का टाइम भी 3 सेकंड हो जाएगा। फ्लाइट टाइम अगर 8 सेकंड है तो एसेंट का टाइम 4 सेकंड हो जाएगा, डिसेंट का टाइम भी 4 सेकंड हो जाएगा। ठीक है? आधा आधा, आपस में बराबर। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. अब इसमें मैं आपको एक टफ क्वेश्चन बना के देता हूं, थोड़ा सा डिफिकल्ट। तैयार है? लेट्स से कि कोई प्रोजेक्टाइल फायर हुआ और उसने अपनी जर्नी कुछ इस तरीके से पूरी कर ली, लाइक दिस। ठीक है? एंगल हमें नहीं बताया गया, स्पीड हमें नहीं बताई गई, कुछ नहीं बताया गया।
लेटर ऑन उसने यहां पे एक हाइट क्लेम की, h, कोई सर्टन हाइट है। नोटिसेबल बात यह है कि ये हाइट मैक्सिमम हाइट नहीं है, इट्स नॉट मैक्सिमम हाइट। आ रही ना बच्चों बात समझ में? ये मैक्सिमम हाइट नहीं है। और ऑफ कोर्स हम ये कहेंगे कि शुरुआत यहां से हुई थी ओरिजिन से, ये ऐसे इसने कुछ थ्रो किया लाइक दिस, ठीक है, u, बट u का कोई मैग्नीट्यूड, कोई वैल्यू, कोई वेलोसिटी कुछ नहीं बताया इसने। इवन एक प्रॉपर एंगल वो भी नहीं बताया हमें, कुछ नहीं बताया, जस्ट ऐसे ही रैंडम थीटा। बट इसने एक इंफॉर्मेशन हमको ये दी कि ये जो मैक्सिमम हाइट जिस जगह बन रही है उस तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा, ठीक, यहां से लेकर यहां तक पहुंचने के लिए जो टाइम लगा, तो वो टाइम है 4 सेकेंड, मतलब जर्नी का शुरुआती टाइम यहां तक। एंड डू रिमेंबर कि इसने मैक्सिमम हाइट को क्रॉस करके कहीं और आगे वाली लोकेशन ली है, और उसके बाद इस मैक्सिमम हाइट वाली जगह, सॉरी, इस हाइट वाली जगह से नीचे गिरने के लिए जो टाइम लगा वो टाइम हमको गिवन है। लेट्स से कि वो टाइम t2 है फिलहाल, और वो टाइम हमको गिवन है 2 सेकेंड। मैं ऐसे ही नंबर्स जो चॉइस कर रहा हूं, और ये वाला टाइम जो हमको गिवन है ये t1 है। विथ ओनली दिस इंफॉर्मेशन क्वेश्चन हमसे ये पूछा जा रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ h का वैल्यू पता करें आप, कि हाइट क्या होगा। कैसे इसको हम मैनेज करेंगे? अब ध्यान से सॉल्यूशन की तरफ देखें आप। सबसे पहले तो बच्चों, जितनी इंफॉर्मेशन दी गई है उतनी इंफॉर्मेशन को फोकस करते हुए आप मुझे ये आंसर दो कि टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है। 6 सेकंड। 6 सेकंड। बहुत अच्छे, शाबाश, वेरी गुड। यानी कि आपने सिंपली ये किया कि जो भी टाइम t1 प्लस t2 है, दोनों को कंबाइन करके आपने बोला कि ये टाइम ऑफ फ्लाइट बनेगा। भले एक कम है एक ज्यादा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्योंकि हमने पोजीशन ही ऐसी चॉइस करी है कि एक के लिए जर्नी टाइम ज्यादा लगने वाला है और उसके बाद दूसरे सेगमेंट के लिए टाइम कम लगेगा। हमने पोजीशन ही ऐसी चॉइस करी। अब ये भी हमें ख्याल रखना है कि हम मैक्सिमम हाइट पर नहीं है। अगर हम मैक्सिमम हाइट पर होते तो दोनों टाइम्स सेम हो जाते। एनी हाउ, लेट्स कंटिन्यू विद दिस कि t1 प्लस t2 इक्वल टू u साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। करेक्ट हो गया? ऐसा नो? यस सर। यस सर। लेट्स हैव अ लिटिल रीअरेंजमेंट टू दिस पर्टिकुलर इक्वेशन। इस इक्वेशन के साथ हम थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, और इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई करके या रीअरेंज करके ऐसे लिखते हैं, u साइन थीटा इज इक्वल टू g इन ब्रैकेट t1 प्लस t2। आप समझ पाए होंगे मैथमेटिकली। सबसे पहले तो मैंने इसे ब्रैकेट बना के g से मल्टीप्लाई कर दिया, और इसके साथ लिख दिया हाफ, क्योंकि ये जो बचा हुआ 2 था इसको मैं नीचे ले जाऊंगा तो ये हाफ हो जाएगा। क्लियर हो गई बात यहां तक? यस सर। ओके, वेरी गुड। अब ये अपनी जगह पर, ये हमने एक छोटा सा रीअरेंजमेंट करके डेटा रेडी कर लिया। अब सोचे हम यहां से शुरू कर रहे हैं, ओरिजिन से, ठीक है, यहां से शुरू कर रहे हैं। ऑफ कोर्स हमारी जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी रही होगी वो क्या रही होगी? U u sin sin। और हॉरिजॉन्टल जो रही होगी वो u cos U थीटा रही cos। होगी। मैं यहां पे वर्टिकल रेफरेंस का इस्तेमाल करते हुए यहां से इस जगह तक, यानी कि पॉइंट P तक पहुंचने के लिए काइनेमेटिकल इक्वेशन लिखना चाहता हूं। तो अभी इस बात है बच्चों, को काइनेमेटिकल इक्वेशन मुझे ऐसे लिखनी पड़ेगी, s ऑफ y इज इक्वल टू u ऑफ y इनटू करस्पॉन्डिंग टाइम t1, क्योंकि जब हम फ्लाई करते हैं तो हम t1 टाइम लेकर यहां तक पहुंच रहे हैं। वो आगे क्या हो रहा है वो तो बात की बात है, लेकिन t1 टाइम में तो हम यहां पहुंच रहे हैं, करेक्ट है ना? प्लस हाफ एक्सेलरेशन अलोंग y एक्सिस इनटू t1 टाइम का स्क्वायर। अब वो ध्यान से देखो, वर्टिकल लेवल पर हम जब P पर हैं तो कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, जमीन से कितने ऊपर है? हमने शुरू किया था ग्राउंड से, जमीन पर थे जब हमने फेंका। वो साइन थीटा। मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनो, हमने शुरू किया था ग्राउंड से, ठीक है ना, वी वर ऑन द ग्राउंड।
while we throw that projectile. अब हम पहुंचे P पर, तो वर्टिकली हम कितना ऊपर है? H ऊपर है, बिल्कुल सिंपल बात है। H जमीन से कितना ऊपर है अभी? H, तो हमारा वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हो गया H इक्वल, वर्टिकल लेवल पर हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी क्या थी? U sin हाँ, U sin जब हम शुरू करते हैं तो हमारी वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी थी u sin थीटा। वेरी गुड, तो ये हो गया बेटा u sin थीटा इनटू करस्पॉन्डिंग टाइम t1, जो कि बाद में हम पुटअप करेंगे, 4 सेकंड है, डेटा बाद में पुटअप करेंगे। प्लस की बजाय माइनस आ जाएगा हाफ, और देन आगे कंटिन्यू करेंगे g टाइम्स ऑफ t1 स्क्वायर। माइनस क्यों आता है ये भी आपको समझ में आ गया होगा, और ए वाई यानी कि वर्टिकल एक्सेलरेशन को मैंने जी क्यों लिखा ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि सारे केसेस में वर्टिकल डाउनवर्ड एक्सेलरेशन एक्ट होता है जी। वी नो वेरी वेल। अब हमें एक छोटा सा काम करना है कि ये जो u sin थीटा की इक्वेशन हमने यहां बना रखी है, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करना है। खत्म, आप सिंप्लीफाई कर दें, आपका आंसर तैयार हो जाएगा। सो h इज इक्वल टू u sin थीटा हटा दें, उसकी जगह पे आप मेंशन करें हाफ g, देन इन ब्रैकेट t1 प्लस t2 into again t1 minus half g t2 का स्क्वायर, सॉरी t1 का स्क्वायर, नॉट t2 का स्क्वायर, t1 का स्क्वायर। लेट्स हैव अ लिटिल सिंप्लीफिकेशन, हाफ g t1 का स्क्वायर प्लस हाफ g t1 t2 माइनस हाफ g t1 का स्क्वायर। ध्यान दें मैंने क्या किया, स्टेप क्लियर हुए सबको? ये वाला हाफ जी t1 का स्क्वायर तो जैसा था वैसे है, ये ब्रैकेट के अंदर इधर से हाफ जी और इधर से t1 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हाफ जी t1 और ये t1 मल्टीप्लाई हो गया तो t1 का स्क्वायर, हाफ जी t2 और ये t1 मल्टीप्लाई हो गया यानी कि हाफ जी t1 t2। क्लियर हो गया सबको? Yes sir. Yes, अब sir. आप देखिए कि हाफ जी t1 का स्क्वायर पॉजिटिव में है और हाफ जी t1 का स्क्वायर नेगेटिव में है, कट कर दिया दोनों साइड से, तो आपका अब फाइनल आंसर आ गया हाफ जी t1 t2। ये हो गया आंसर हाइट का, दिस इज हाइट। आर थिंग्स क्लियर? ऐसे निकालेंगे हाइट को। अब हमें एग्जैक्ट आंसर निकालना है, वी वांट टू गेट अ करेक्ट आंसर। तो h इज इक्वल टू, फॉर्मूले के हिसाब से सोचें, हाफ g t1 t2, तो ये हाफ g का वैल्यू 10, t1 का वैल्यू 4, t2 का वैल्यू 2, करेक्ट है? ये 2 और ये 2 कट गया, 4 इंटू 10 यानी कि 40 मीटर। तो ये जिस हाइट के बारे में बात चल रही है ग्राउंड से, ये 40 मीटर ऊपर है। बहुत ही मिनिमम डेटा पर हमने इस पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व किया। इट्स वेरी फाइन क्वेश्चन टू आंसर। बात आ रही है बच्चों समझ में? Yes sir. तो इस तरीके से हम यहां पर टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में कुछ कंडीशंस को समझते हैं। सो दिस इज व्हाट आई जस्ट वांट टू गो थ्रू। अब आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा और इसमें डिटेलिंग करते हैं। हर एक बात को मैं आपको समझा दूंगा, अभी एक 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 करके चल रहा हूं मैं। ये दूसरा आर्टिकल था वैसे देखा जाए तो। इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी मैंने आपको बता दी, उसके बाद टाइम ऑफ फ्लाइट बता दिया, ठीक है? उसका छोटा मोटा एक एक्सप्लेनेशन, वेरिएशंस, एसेंट, डिसेंट, और अलग तरीके से हाइट वगैरह बदल के कुछ पूछा गया तो वो, एंड सो ऑन। अब तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है यहां पे इस सीक्वेंस में, वो है हॉरिजॉन्टल रेंज। बड़ी इंटरेस्टिंग है हॉरिजॉन्टल रेंज। हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, पहले इस पर एक हल्का सा डिस्कशन कर लेते हैं। ग्राउंड लेवल है मान लें, ये हमने प्रोजेक्टाइल फायर कर दिया लाइक दिस, प्रोजेक्टाइल अपनी ट्रैक पर चलता गया ट्रैजेक्टरी पर, और फाइनली कहीं जाके जमीन पे दोबारा गिर गया। तो अपनी इनिशियल पोजीशन से लेके फाइनली जहां तक वो गिरेगा, उस पोजीशन तक जो भी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो कवर करेगा उसे कहते हैं रेंज। ठीक है, डिस्क्रिप्शंस वही अपने पुराने, इसकी इनिशियल वेलोसिटी u, करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमने निकाला हमेशा की तरह u cos थीटा,
वर्टिकल कंपोनेंट आपने निकाला हमेशा की तरह u sin थीटा। दो बातें हमें पता चल चुकी हैं। ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन अगर हमने लिखी तो y इज इक्वल टू tan थीटा x माइनस g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इंटू एक्स स्क्वायर। भूले तो नहीं ना ये? टाइम ऑफ फ्लाइट के बारे में भी हमें इंफॉर्मेशन पता चल चुकी है, 2u sin थीटा डिवाइडेड बाय g। ठीक हो गया? यहां तक की इंफॉर्मेशन हमारे पास है। वी नो ऑल द डेटा एंड द कंडीशंस ऑफ दीज इक्वेशंस। यहां तक है ना सारी इंफॉर्मेशन? क्लियर हो गई ना बात? ये Yes, sir. अब हमें क्या निकालना है? हॉरिजॉन्टल रेंज, मतलब कितनी दूर जाके गिरेगा। अब बच्चों किसी भी प्रोजेक्टाइल के थ्रो करने का इंटेंशन ही ये होता है ना कि उसे हम दूर फेंकें। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। मतलब हम चाहते ही हैं कि यार प्रोजेक्टाइल को दूर फेंका जाए, तो हमें पता होना चाहिए ना कि वो अब हम थ्रो कर रहे हैं तो गिरेगा कहां जाके। मान लो कि किसी कैनन के थ्रू आपने कैनन बॉल, तोप का गोला जो है ना वो फेंक दिया। अब आपको पता ही नहीं है गिरेगा कहां जाके, अपनी ही टेरिटरी में गिर रहा है, अपने ही इलाके में गिर रहा है, तो हम थोड़ी दुश्मन का नुकसान कर रहे हैं, हम तो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। फिर आ रहा है ना समझ में? तो किसी भी प्रोजेक्टाइल का सबसे इसेंशियल जो अंडरस्टैंडिंग है, सबसे इसेंशियल जो जरूरत की चीज है यहाँ पे, वो ये है कि वो कितनी दूर जाके गिरेगा। अब जैसे फॉर एग्जांपल बाउंड्री लाइन से किसी क्रिकेटर ने जो है ना बॉल थ्रो किया, तो जारी बात है वो रेंज तय करेगा कि बराबर विकेट कीपर या बॉलर के हाथ में जाए बॉल। अगर वो ऐसे ही फेंक रहा है, उसको पता ही नहीं है कि कहां जाने वाला है, उधर की बाउंड्री पर फेंक दिया उसने, या बीच में ही किसी फील्डर 30 यार्ड सर्कल के अंदर ही फेंक दिया उसने, उससे कोई मतलब नहीं है। ये भी एक प्रोजेक्टाइल होता है बॉल थ्रो करना। तो रेंज को डिस्क्राइब करना और उसकी कंडीशन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आइए रेंज की इक्वेशन बनाते हैं सबसे पहले, और फिर बाद में उसकी कंडीशंस को समझेंगे। सबसे पहले तो यहाँ पे ये कि रेंज की इक्वेशन या इसके डेरिवेशन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक थोड़ा सा मैं जनरल अप्रोच वाला तरीका पहले आपको बताता हूं, उसके बाद एक शॉर्टकट तरीका भी बताऊंगा। शॉर्टकट तरीका बहुत आसान है और अक्सर हम वही बाद में शॉर्टकट वाला ही तरीका यूज करेंगे। ये ऐसे ही पूरा समझ लेते हैं क्योंकि अक्सर ये थ्योरी पेपर में पूछे जाते हैं। मेथड वन। मेथड वन में हम स्टार्ट करेंगे ट्रैजेक्टरी की इक्वेशन से। सो लेट्स स्टार्ट विद द इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी। वी हैव y is equal to tan theta into x minus ये सारा ब्रैकेट g divided by 2u square cos square theta into x square. Now answer my question very carefully. जब हम इस प्रोजेक्टाइल को थ्रो कर रहे थे तो द प्रोजेक्टाइल इज ऑन द ग्राउंड, तो वर्टिकल हाइट कितनी है उसकी? जब हम उसको थ्रो, कहां से एच होगी? ग्राउंड पर है। जब थ्रो कर रहे थे 0। जब ये अपनी जर्नी पूरी करता है और आगे जाके दोबारा गिर जाता है, तो वर्टिकल हाइट कितनी है उसकी? 0. मतलब y का वैल्यू 0 आएगा। कोई सोचने समझने की जरूरत ही नहीं है, y का वैल्यू सीधे सीधे 0 हो जाएगा, क्योंकि जब फाइनली वो जमीन पर ही गिर रहा है और इनिशियली भी वो जमीन पर ही था, इट वाज ऑन द ग्राउंड एंड फाइनली इट इज आल्सो अगेन ऑन द ग्राउंड, देन देयर इज नो वर्टिकल मोशन, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ ही नहीं है उसका। इनिशियल और फाइनल कंडीशन को देखें तो थोड़ा बहुत अगर ऊपर होता तो h कुछ लिख देते, कुछ भी नहीं है, दोबारा वहीं गिर गया 0। अच्छा, ये tan थीटा जो है ना, इसको हम लोग स्प्लिट करेंगे और हम इसको लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। चलेगा ना? विल बी राइटिंग दिस एज sin थीटा अपॉन cos थीटा। ओके। अच्छा, अब ये बताओ, ये नया क्वेश्चन होगा, ये आप पहली बार सुनोगे। अब ये बताओ कि जब हमने इसको थ्रो किया तो इसकी इनिशियल हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है? यही ओरिजिन अगर मैं मानता हूं, यहीं से शुरुआत की मैंने ऐसे मानता हूं, तो हॉरिजॉन्टली इसकी इनिशियल पोजीशन क्या है? 0 है। बिल्कुल सही, 0 है। और जब ये अपनी जर्नी पूरी करता है, पूरी करता है और पूरी करता है, यहां जाके फॉल डाउन हो जाता है,
तो इसकी फाइनल हॉरिजॉन्टल पोजीशन क्या है? 0 0 फिर 0, आगे नहीं गया क्या? आगे नहीं गया क्या? गया R कि नहीं आगे? गया हाँ, तो कितना आगे गया? R आर। 0 नहीं, हर सवाल का जवाब 0 लगाओगे तो सब 0 ही हो जाएगा फिर। अंडा 0। इनिशियली 0 पर था, ऊपर गया नीचे आया, वर्टिकली 0 पर ही है, लेकिन मैं पूछ रहा हूं हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली यहां से यहां पहुंचा तो कितना आगे खिसका? R आर। एक्स हटा के क्या लिखोगे? R आर लिखोगे आप, माइनस। आप देख रहे हैं मैं इस इक्वेशन को मॉडिफाई करते जा रहा हूं। ये ब्रैकेट में फिलहाल ज्यों का तू मेंटेन करता हूं, जी डिवाइडेड बाय 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इनटू, तेजी से बताओ क्या लिखना चाहिए? R square R square आर स्क्वायर, बिल्कुल सही। इसको फील करो कि मैंने y को क्यों 0 लिखा और x को मैंने r क्यों लिखा। 2 डायमेंशन कंसिडरेशन। जब मैं इसकी इनिशियल पोजीशन देखता हूं तो ये y में भी 0 है, x में भी 0 है, लेकिन जब मैं इसकी फाइनल पोजीशन देखता हूं तो ये y में 0 ही है, जमीन पर था जमीन पर ही है, लेकिन x में आगे आ गया। और कितना आगे आया x में? तो आंसर है r। यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हमने r ही बोला है। आई होप आप अब तो समझ पा रहे होंगे। yes ओके, रीअरेंज दीज इक्वेशंस ऑन द अदर साइड, माइनस माइनस एडजस्ट कर लो। सो दिस विल लुक लाइक sin थीटा डिवाइडेड बाय cos थीटा, ये r का मल्टीप्लीकेशन है, इज इक्वल टू माइनस पूरा एडजस्ट कर दिया मैंने, g डिवाइडेड बाय 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा इनटू, यहां मल्टीप्लीकेशन में है r स्क्वायर। हम फौरन ही समझ जाएंगे कि यहां से एक cos और यहां से cos की पावर कटेगी, यहां से r और यहां से r की एक पावर कटेगी। ओके, नाउ इफ वी रीअरेंज दिस इक्वेशन फॉर रेंज, रेंज के लिए अगर हमने इस इक्वेशन को रीअरेंज कर दिया, r इक्वल्स, ये बाकी सब उठा के इधर ले जाए। सो दिस विल लुक लाइक 2u स्क्वायर sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाय g। आ गया आंसर, खत्म, डन। क्लियर हो रही है बात? yes ये पूरा उठा के इधर ले गया मैं। इसमें मैं और थोड़े से चेंजेस कर सकता हूं, बस ट्रिग्नोमेट्रिक एडजस्टमेंट्स और कुछ नहीं। ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कुछ एडजस्टमेंट करने वाला हूं, दूसरा कुछ नहीं नया करने वाला हूं। तो सबसे पहले तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय g, ऐसे लिख रहा हूं। मैंने खास इस 2 को पहले लिया ताकि मैं इस मल्टीप्लीकेशन के लिए कुछ सब्स्टिट्यूशन तैयार करूं। ठीक, 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा। ट्रिग्नोमेट्री में इस सब्स्टिट्यूशन को हम कहते हैं, इस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का रिप्लेसमेंट अगर हम लिखना चाहें तो हम उसके लिए लिख सकते हैं साइन 2 थीटा। ये जो ब्रैकेट है ना पूरा, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा, इसका रिप्लेसमेंट हो सकता है साइन 2 थीटा। है याद किसी को? सो r की इक्वेशन क्या बनेगी? अब ये पूरा ब्रैकेट मैं ऐसे हटा सकता हूं साइन 2 थीटा से, तो r की इक्वेशन क्या बन गई? u स्क्वायर U square साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। ऐसे भी लिख सकते हैं उसको, ये भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। दिस इज ऑल्सो अलाउड, दिस इज ऑल्सो अलाउड। ये अक्सर आप टेक्स्ट बुक्स में देखोगे इस तरीके से लिखा हुआ है। अब एक और तरीका है जो इससे ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा मीनिंगफुल है, बहुत ध्यान से देखना, जो मेरा फेवरेट तरीका है। इस इक्वेशन को क्या मैं ऐसे लिख पाऊंगा? r इज इक्वल टू 2 u साइन थीटा u कॉस थीटा डिवाइडेड बाई g। अब आप बोलेंगे सर 2 u कहां से लाए? बेटा u का स्क्वायर था ना, तो एक u साइन को दे दिया, एक u कॉस को दे दिया, चलेगा ऐसा? yes sir
अब सोचो कि u sin थीटा कौन सा कंपोनेंट है? Y component. y कंपोनेंट है, शाबाश, 2uy। और u cos थीटा कौन सा कंपोनेंट है? X component. x कंपोनेंट, ux डिवाइडेड बाय क्या जी, खत्म, खत्म, फिनिश, दैट्स इट, डन। है ना आसान? अब ये इतना आसान है रेंज निकालना एंड ऑल दैट कि मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इसको समझाता हूं। लेट्स से कि एक प्रोजेक्टाइल हमने फायर कर दिया था यहां से ऐसे, एंगल था इसका 37 और इसकी स्पीड में कुछ छोटा सा नंबर ले लेता हूं 20 मीटर पर सेकंड। आपको दो चीजें इसमें पता करनी है, टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है और रेंज कितना है, कितनी देर उड़ेगा और कहां जाके गिरेगा। तो पूरे प्रोजेक्टाइल मोशन के फॉर्मुलीज और उसकी कंडीशंस और ये और वो सब करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसानी से कर लो। देखो कैसे, सबसे पहले तो इसका एक कंपोनेंट बना लो इधर, क्या नाम आएगा इस कंपोनेंट का? 20 cos 37, cos 37 4/5 करेक्ट है, 4/5, 5 और 20 कटा, 4 into 4 16, यानी कि कंपोनेंट आया 16 मीटर पर सेकंड। एक और कंपोनेंट इधर बना लो, इस वाले कंपोनेंट का क्या नाम आएगा? 20 sin 37. sin 37 हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा 4 into 3 12 मीटर पर सेकंड। आई होप आप ये फटाफट समझ पाते हैं। आप सोचो बच्चों, मुझे निकालना है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं चाहता हूं जरा रिकॉल करें, क्या हमने टाइम ऑफ फ्लाइट ऐसे लिखा था 2uy डिवाइडेड बाई जी, ऐसे ही लिखा था हमने 2uy डिवाइडेड बाई जी। टाइम ऑफ फ्लाइट डिपेंड्स ओनली ऑन द वर्टिकल कंपोनेंट, बाकी जी तो कांस्टेंट है। Yes. तो आंसर 2 12 अपॉन 10, करेक्ट है? 12 into 2 24, 24 upon 10, आंसर 2.4 सेकंड, खत्म। कोई बड़े लंबे चौड़े फॉर्मूले रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। रेंज अगर आप ध्यान देके देखो तो हमने ऐसे लिखा 2uy ux डिवाइडेड बाई जी। नाउ दिस इज 2 12 16 10, सॉल्व करें 48 कितना? 48 48, check it carefully, 32.4. check it very carefully। सिंपल कैलकुलेशन है, इसमें गलती नहीं करना चाहिए। वैसे तो ये 2.4 आ रहा था, इतना नंबर, 38.4 इसको तुमने खाली 16 से मल्टीप्लाई करना है, 16 into 2 हो जाएगा 38.4. 38.4। चलो फाइनल आंसर हो गया तुम्हारा 38.4 मीटर। अब यहां अगर तुम एक चीज नोटिस करते हो तो हमने एक और तरीके से रेंज को निकालने का सोचा या निकालने की कोशिश की। बच्चों ये जो चीज है ये वाली, सिर्फ इतनी, ये क्या है? टी है, देखो तो, ये 2 12 10 2 12 10, ये टी है ना? Yes. और ये जो सिर्फ बचा हुआ 16 है, ये क्या है? UX. एक्स है। मतलब ये टाइम है और ये स्पीड है, टाइम स्पीड, टाइम स्पीड, बात को समझो, क्लिक हो रहा है, स्पीड टाइम, डिस्टेंस स्पीड टाइम डिस्टेंस, खत्म बात। तो डायरेक्ट भी निकला। अरे भाई हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन है क्या? नो हॉरिजॉन्टली कोई एक्सेलरेशन नहीं है, तो कोई काइनेमेटिकल इक्वेशन की जरूरत नहीं है। तो मैं यहाँ स्पीड टाइम वाला फॉर्मूला लगा सकता हूँ, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम लगा सकता हूँ। तो डिस्टेंस कितना r, स्पीड कितनी
U cos theta. और टाइम कितना, ये इतना ही टाइम, चाहे ऐसा जाओ कैसा जाओ टाइम तो सेम ही रहेगा, जितनी देर तक उड़ेगा उतनी देर आगे जा रहा है। क्या उड़ना अलग और आगे जाना अलग, ऐसा नहीं हो रहा है ना। जितनी देर तक फ्लाइट लेता जाएगा उतनी देर तक तो आगे जा ही रहा है। क्या कहते हो? तो एक सेकंड अप्रोच में मैं इस रेंज को, सेकंड अप्रोच में मैं इस रेंज को ऐसे लिख सकता हूं, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। एंड वेरी सरप्राइजिंगली हम उसी फॉर्मूले पर पहुंचेंगे, देख लेना। डिस्टेंस की जगह आ गया आर, स्पीड की जगह आ गया यू कॉस थीटा, साइन थीटा नहीं, कॉस थीटा हॉरिजॉन्टली ले रहे हैं, इनटू टाइम, टाइम ऑफ फ्लाइट का आपका फॉर्मूला है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब बच्चों जरा इसको रीअरेंज करो तो आप देखोगे आपको मिला 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। ध्यान से देखो, ये वही फॉर्मूला है जो अभी अभी हमने थोड़ी देर पहले बनाया था। कहां गया, और ऊपर जाएं? हाँ, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। गेटिंग इट? 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा डिवाइडेड बाय जी। अब इसको ऐसे जैसे मॉडिफाई करते गए तुम, वैसे वैसे इसको भी मॉडिफाई करते जाओ, यू विल बी गेटिंग सेम थिंग। तो मुझे नहीं लगता रेंज निकालना कोई बहुत मुश्किल काम है। टाइम पता चल गया, डिस्टेंस से स्पीड से मल्टीप्लाई कर दो, रेंज आ गई। गेटिंग इट राइट? Yes, sir. ओके। अच्छा, इसमें हमको और 2-3 बातें समझनी है, मतलब काफी कुछ समझना है। 2-3 बातें क्या, और काफी सारी चीजें इसमें हमको हैंडल करनी है, उससे रिलेट करके देखनी है, नो डाउट। लेट मी ऐड वन क्वेश्चन हियर। मैं ज्यादा और चीजों को नहीं जोड़ता हूं, सेकंड ही लेक्चर अपना चल रहा है और एकदम से बहुत सारा डेटा आपके सामने पढ़ने के लिए आ जाएगा, तो कोई आप टेंशन में ना आ जाए। लेट्स से कि इस तरीके से एक प्रोजेक्टाइल फायर हुआ। यहां एक एग्जांपल बस दे रहा हूं मैं, लाइक दिस। आई एम सेइंग कि इट इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, द एंगल इज अ लिटिल हायर 53 डिग्री। आपको इसका टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, आपको इसकी रेंज निकालनी है। यू हैव 2 मिनट्स, तेजी से करें। मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करता हूं, तब तक आप कर लें। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, पहले तो गलती की कोई गुंजाइश होनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि एकदम क्लियर तरीके से सारी चीजें आपको सिखाई गई हैं, बताई गई हैं। ठीक, पहली स्टेप में तो आपने कंपोनेंट्स बनाने होते हैं इसके, तो कंपोनेंट्स बना लें पहले। ठीक, 10 cos 53 इज 3/5, यानी कि ये कंपोनेंट हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। इस वाले कंपोनेंट की बात करें, वर्टिकल वाले, 10 sin 53 इज 4/5, तो उस हिसाब से ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। आई होप आप समझ पा रहे हैं। कैसा नो? Yes. जब Yes, हम sir. टाइम का फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो वी हैव 2uy/g। 2 कितना आया uy? 8। 1.2. 8 uy इज 8, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। वर्टिकल टाइम के लिए सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट देखा जाता है। डिवाइडेड बाय g इज 10, 8 into 2 16, 16 upon 10, आंसर इज 1.6 सेकेंड्स। वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, जिन्होंने भी सही बताया गुड। अब रेंज निकालना है। रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप हमेशा ऐसे लिखें, ux into t, बस खत्म, दैट्स इट बेटा। ux into t, स्पीड into टाइम। स्पीड हॉरिजॉन्टली लेंगे, टाइम फ्लाइट का लेंगे। बाकी आप याद रखना चाहते हो तो ये सब फॉर्मूले याद रखें, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है। बट इजीएस्ट अप्रोच में अगर आप टाइम निकालना चाहते हो तो यही होगा। करेक्ट हो गई बात? करेक्ट हो गई बात? ये Yes, sir. क्लिक कर पा रहे हो? ओके। Yes, sir.
बार बार देखें, रिकॉर्डेड मिलेगा आपको ये लेक्चर, बार बार देखें मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जब तक कंफर्टेबल नहीं होते हैं तब तक देखें आप। नाउ यूएक्स कितना है, यूएक्स 6 है। टाइम आपने अभी निकाला 1.6, मल्टीप्लाई कर दें, आंसर बताएं कितना होता है। 9.6. 9.6. 9.6 मीटर। तो ये 9.6 मीटर आगे जाके दूर गिरेगा, दैट्स इट। चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं। विद दिस वी विल एंड विद दिस लेक्चर, तो ट्राई टू सॉल्व दिस। छोटा सा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शंस गिवन है, विद इन अ सेकंड यू कैन सॉल्व इट। सो ये आपका होमवर्क रहेगा। रुक जाए फिर। यस